हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश धातु ज्ञान से संपन्न थे। तो इसका आंसर है कांस्य या कांस्य। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा कांस्य धातु ज्ञान से संपन्न थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और जस्ता को मिलाकर कांस्य धातु बनाते थे। कांस्य धातु तांबे से अधिक मजबूत है। कांस्य धातु के अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सीसा का उपयोग भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता धातुओं का उपयोग हथियार, आभूषण, बर्तन और मुहर बनाने के लिए करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे को छोड़कर लगभग सभी धातुओं के बारे में जानते थे। दूसरा प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। दूसरा है, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो इसका सही विकल्प है कि दोनों ही कथन सही है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जो किसी पद पर आसीन होते थे। मनसबदारों को सभी नागरिक और सैन्य पदों पर नियुक्त किया जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता था। मनसबदार शब्द फारसी है और इसका अर्थ है मनसब अर्थात पद या ओहदा का धारक। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने वर्ष 1975 में की थी। मनसबदारों का पद 10 से लेकर 10,000 जात तक होता था। मनसबदारों को जागीर नामक राजस्व प्रदान करके वेतन दिया जाता था। मुगल साम्राज्य की मनसबदारी व्यवस्था के तहत सबसे निचले मनसबदार को 10 जात का मनसब दिया जाता था। इन मनसबदारों में मान सिंह को 7,000 जात का मनसब दिया गया था उस समय, जबकि भगवान दास को 5,000 जात का मनसब दिया गया था। इन दोनों का साम्राज्य के प्रशासन और मनसबदारी व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वे मनसबदार जो 25,000 जात या उससे ऊपर के पद पर होते थे उन्हें अमीर-ए-उम्रा या अमीर-ए-आजम या उमरा कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है जब्त या जब्ती। अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साला प्रणाली या जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। इस व्यवस्था को शुरू करने में मुजफ्फर खान का अहम योगदान था। यह भू राजस्व व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में पिछले 10 वर्षों की औसत उपज की गणना की जाती थी। इस औसत उपज का 1/3 हिस्सा राज्य को दिया जाता था। शेष 2/3 हिस्सा किसानों के पास रहता था जो इनकी पैदावार करते थे। इस व्यवस्था में अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दरें तय की जाती थी जिन्हें दस्तूर-ए-अमल कहा जाता था। अब एक चौथा सवाल है, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर है भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। वर्ष 1956 में भारत में भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार माना था। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा था। सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया और वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया जिसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। 1 अक्टूबर 1953 से 1 नवंबर 1956 तक आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कुन्नूर थी। उसका 5वां सवाल, भारत में न्यायिक प्रणाली की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा, देश हित में नए कानून का निर्माण, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। तो इसमें देश हित में नए कानूनों का निर्माण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है। यानी भारत में न्यायपालिका की भूमिका
नागरिकों और सरकार के बीच उत्पन्न विवाद को सुलझाना, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों को लागू करना है। भारत में देश हित में नए कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था संसद है।